कनाडा के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। जैसा सोचा था वैसे तो उससे तो बिल्कुल डिफरेंट है। काफ़ी लोग वहाँ पे ऐसे हैं कि जब जाते हैं तो वो स्टडी परमिट पे जाते हैं, लेकिन एक साल बाद देखते हैं तो उसका पीआर हो जाता है। ओके, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है या यहाँ से कुछ आपको ऐसे स्टूडेंट कभी मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं खालिस्तान में? शादी के लिए ना प्रोफाइल असेसमेंट हाँ। करा रहे थे। अगर तो लड़की का आईएलटीएस जो स्कोर आया है प्रोफाइल उसमें अगर वीज़ा लग सकता है तो तभी शादी वहाँ रिश्ता करेंगे हम बिल्कुल। लोग। लोअर लेवल के जॉब्स पे डिपेंडेंट वीज़ा वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कनाडा जाओ या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या फिर कहीं पे जाओगे, आप जाओ और आप बोल दो मुझे जॉब चाहिए, तो वैसा नहीं मिलेगी आपको जॉब। लिटरली 2-2 रूम में कॉलेज चल रहे हैं वो, बिल्कुल। तो आपको नाम नहीं होता। और जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो कहते हैं कि आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी, लेकिन ब्रैम्पटन में वही चीज़ आपको 400 में मिल जाएगी। ओके, तो वो जो 200 है वो आप अपनी ग्रोसरी के लिए कर सकते हो, बोले यानी कि आप 600 में आप पूरा आपका रहना और ग्रोसरी का सब कुछ हो जाएगा ब्रैम्पटन में। मैं करंटली कोर्स कर रहा हूँ, मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो आई थिंक उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी है कनाडा में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। आज एक स्पेशल हम लोग पॉडकास्ट सेशन लेके आए हैं आपके लिए। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट मिस्टर मंजीत मलिक हैं एंड मंजीत जी जो है हमारे साथ करीब 2.5-3 साल से जुड़े हुए हैं। मंजीत जी अभी कनाडा में एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज जो है लैम्पटन कॉलेज, वहाँ पे अपना पीजी लेवल का डिप्लोमा का कोर्स परस्यू कर रहे हैं। तो पहले तो वेलकम आपको मंजीत जी। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप अगर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे जो लोग हैं जो इस वीडियो को आज देख रहे हैं, उनके लिए एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, एंड सर ने मुझे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। माय नेम इज़ मंजीत मलिक और मैं सर के थ्रू ही लास्ट ईयर कनाडा गया था और मैंने लैम्पटन कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था पीजी डिप्लोमा में, और मैं वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ। करंटली मेरा 2 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर मेरा सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, और अभी फ़िलहाल मैं समर ब्रेक पे अपने घर आया हुआ हूँ 1 महीने की छुट्टी के लिए। बहुत बढ़िया है सर। कैसा लग रहा है आपको अभी वापस इंडिया आके इतने टाइम के बाद? अब वापस आके तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, और 1 साल बाद अपनी फैमिली से मिला हूँ, अपने फ्रेंड से मिला हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। तो मंजीत जी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ओवरऑल आपका जो कनाडा का एक्सपीरियंस रहा, जैसे जाने से पहले आप सोचते थे कि कनाडा जाऊंगा तो ऐसा होगा, कनाडा जाऊंगा तो वहां पे इस तरह से होगा, तो अभी जब आप कनाडा पहुंच गए और इतना टाइम आपने स्पेंड कर दिया है कनाडा में, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और थोड़ा सा हम लोग को कनाडा के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए सर। जैसा सोचा था वैसे तो उससे तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले हम सोचते थे कि एक हमारे माइंड में एक इमेज बनी होती है कि फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो ऐसा होगा, एक चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। बिल्कुल हाँ, चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, बट जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। कि हमने सोचा था कि जो एक इमेज बना लेते हैं दिमाग में हम, कि हमने कोई इंस्टा की रील देखी या हमने कोई फोटो देखी या किसी के थ्रू सुना कि बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ओवरनाइट आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो, आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ऐसा इतना कुछ चेंज नहीं होता है। हाँ, चीज़ें चेंज होती हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिफ्ट होते हो तो वो तो नेचुरल है कि चीज़ें डिफरेंट होंगी, बट कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, तो जो कोर्स है आपका, जो प्रोग्राम आप कर रहे हो, वो जो प्रोग्राम है आपको क्या लगता है उसको करने के बाद आपका फ्यूचर किस तरह से रहेगा कनाडा में? अभी जो मैं करंटली कोर्स कर रहा हूँ, मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो आई थिंक उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी है कनाडा में, क्योंकि अगर हम देखें कि जैसे जैसे कि ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है और चीज़ें जो हैं एक एक अगर हम देखें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है और आपका एक विजन क्लियर है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद आपकी या पीजी डिप्लोमा के बाद आपको करना क्या है, तो आपके पास एक बेटर स्कोप होता है अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है उस चीज़ की। जैसे मेरे पास अगर मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे जॉब की थी, तो मेरी जॉब भी उसी फील्ड में थी, तो मैंने फिर कोर्स भी उसी फील्ड में आगे जाके चूज किया। ओके ओके। तो अगर आप इस वे में जाते हो तो आप उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऐसा नहीं कि कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप एक डिफरेंस उसमें जाते हो, जो कनाडा में जाते हो, तो कनाडा में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कनाडा बहुत ऊपर है अगर हम कंपेयर करें इंडिया से। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको ये देखना होगा कि आपको अपने एक रिस्पेक्टिव जो आपका फील्ड है आपको उसके लिए टारगेट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ से आप आईटी बैकग्राउंड से हो और वहाँ जाके आप किसी और फील्ड में जा रहे हो, या आपको अपना पता ही नहीं है कि आपको आईटी में जाना है या सप्लाई लॉजिस्टिक्स में जाना है या किस में जाना है। तो आपको अपना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होगा। ओके, तो जैसा आपने बोला कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है लास्ट 6-7 मंथ्स में बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज किए हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने। तो आपको क्या लगता है जो रूल्स चेंज हुए हैं, जैसे कि पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स को लेके जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ थे
वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, और इस तरह के बहुत ज़्यादा रूल्स जो हैं वो चेंज, और कैपिंग लगा दी गई है, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स ज़्यादा हो गए हैं और लिमिटेशन लगाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, जो रूल्स चेंज कर रही है, अगर इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो क्यों वो रूल्स को चेंज कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोगों को एनलाइटन कीजिए सर। आई थिंक जो गवर्नमेंट अभी रूल चेंज कर रही है वो रूल बहुत अच्छे अच्छे के लिए चेंज कर रही है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली आई थिंक कोविड के बाद से हमने देखा था कि एक बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे थे, नॉट जस्ट स्टूडेंट जा रहे थे, स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी, बट अभी एक एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल आई थिंक हमारी कंट्री में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ से जो लोग कनाडा जा रहे हैं वो सिर्फ उनका सिर्फ एक ही वो है कि टारगेट है, तो वो जाते हैं पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं और उनके जो स्पाउसल वीजा होते हैं, जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, ओके। वो उनके थ्रू जाते हैं। ओके। अब होता क्या है कि फॉर एन एग्जांपल कि अभी 10 स्टूडेंट जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके उनके पास एक वो यहाँ से अपने ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं या फिर आफ्टर स्कूल जा रहे हैं, 12th करने के बाद जा रहे हैं, उनके पास एक स्किल है, आइदर वो ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं तो आईटी में है या फिर कोई मैनेजमेंट फील्ड से जा रहा है, और वो वहाँ पे जा रहा है तो उसके पास एक प्रॉपर स्किल सेट है, वो आगे जाके वहाँ पे ग्रो करेगा, पढ़ेगा और वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब्स अगर करेगा तो ग्रो करेगा। एग्जैक्टली। बट अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट लोग जाते हैं, जो डिपेंडेंट वीजा से जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत जा रहे हैं, अगर 100 लोग जा रहे हैं तो 100 में से 90 आई थिंक ऐसे होंगे जो ठीक भी होंगे या 50 होंगे ऐसे, मैं वो एक नंबर पे नहीं जा रहा, बट कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं कि लिटरली जिनको पढ़ना नहीं आता, अब वो क्या करते हैं कि वो पीजी डिप्लोमा में किसी भी कॉलेज में जाके उनको एडमिशन ले लेते हैं, आइदर उनकी वाइफ ले लेती है या अगर 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 वो हस्बैंड होता है तो हस्बैंड एडमिशन लेता है, वाइफ पीछे से आती है। अब उसमें क्या होता है कि किसी भी एक पार्टनर ने आपके ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, वो आपको नॉर्मल कॉलेज में कर रहा है, और जैसे कि अभी कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं कि एक मेन कॉलेज का जो है, जो उसकी ब्रांच है, जो रेप्यूटेड कॉलेज है वो अलग है, लेकिन उसके छोटे स्मॉल ब्रांचेस खोल दिए हैं। वहाँ पे आप नॉर्मल कॉलेज, आप उसके मेन कैंपस में जाओगे तो आपके लिए आइल्स का जो रिक्वायरमेंट होगी 6 बैंड होगी, लेकिन दूसरे कॉलेज में आप 5 बैंड पे एंट्री कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे हमने देखा है कंट्रीज में हमारी में कि 5 बैंड लाने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और बहुत से लोगों का ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है कि वो 6-7 बैंड आप देखते हो तो उनका जो रिजल्ट होता है वो 7 बैंड होता है, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो उनको 5 बैंड भी नहीं हो पाता उनका, तो ऐसा भी है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो कर रही है, इसलिए वो बैन कर रही है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है ये स्टूडेंट की जॉब्स जो है वो जा रही हैं, और स्टूडेंट की जॉब जाने का सबसे मेन क्राइटेरिया, मेन जो पार्ट है वो यही है, जो सबसे कंसर्निंग जो चीज़ है वो यही है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अगर आप वो कॉलेज जाएंगे और वो 40 आवर्स की जॉब भी करेंगे तो वो एक मिसमैच होगा, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और आपको साथ साथ अपना असाइनमेंट्स हैं, आपको अपनी और जॉब्स और भी होती हैं वो भी पूरी करनी होती है, तो 40 आवर्स के लिए नहीं कर पाएंगे। तो जो एम्प्लॉयर होगा वो इंस्टेड ऑफ एक स्टूडेंट को लेने की जगह है जो 20 आवर्स काम करेगा, जिसको टाइमली छुट्टियां भी चाहिए क्योंकि उसको अपना कोर्स भी पूरा करना है, उसको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, वो चूज करेगा जो डिपेंडेंट वीजा पे होगा, जो 40 आवर्स काम करेगा, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको बार बार नया शेड्यूल नहीं देना पड़ेगा उसको, वो एक ही प्रॉपर एक फिक्स शेड्यूल दे देगा उसको, तो वो हफ्ते भर पूरा एक वीकली उसी पे काम करेगा। लेकिन जो स्टूडेंट होगा वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको बोलेगा कि मुझे छुट्टी चाहिए ऐसे करके। तो आपके कहने का ये मतलब है कि लोग जो हैं वहाँ, जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स हैं, लोअर लेवल के जॉब्स पे डिपेंडेंट वीजा वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन, आप सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि करीब 50 to 90% जो है वो जेन्युइन रहते हैं, बाकी जो है इस माइंडसेट से जाते हैं कि भाई डिपेंडेंट वीजा जो था रूट उसको लेके जाके, तो आपको ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आप वहाँ रह रहे हो, आप ग्राउंड रियलिटी देख रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट वीजा रूट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और शादी भी वो इंडिया में इसीलिए करते थे ताकि वो जो प्राइमरी स्टूडेंट है उसको सीढ़ी बना के, उसको यूज करके कनाडा में एंटर कर सके डिपेंडेंट वीजा पे और वहां जाके सेटल हो सके? ऐसा भी कुछ आपका एक्सपीरियंस देखा आपने? बिल्कुल देखा है, ऐसा भी देखा है हमने, और ये तो आपने मतलब इससे ज्यादा भी देखा है कि वो यहाँ से शादी करते हैं, यहाँ से दिखाते हैं कि दोनों कपल हैं, शादी हो गई है दोनों की, वहाँ पे लड़की का लड़के का जो भी है उसका एडमिशन हो जाता है, और बाद में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी उसका वीजा होता है, अप्रूवल होता है, तो जो पीछे वाला पार्टनर होता है वो जाता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, बस वो एक पेपर पे शादी हो गई है और पेपर पे सब कुछ हो चुका है, पेपर पे शादी हो गई है, उसको अपना वीजा मिल गया है, उसको अपना स्टडी वीजा मिला हुआ है, उसको अपना वर्क वीजा मिला हुआ है, दोनों उस वे में अपना काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा ये भी केसेस बहुत ज्यादा देखे हैं, बहुत ज्यादा, बिकॉज हम लोग जैसे इस इंडस्ट्री में हैं, आपको मैं पर्टिकुलरली नाम तो नहीं ले सकता लोगों का, लेकिन हमारे पास जो इंक्वायरीज आती हैं स्टूडेंट्स की,
कुछ स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स की ऐसी इंक्वायरी आती है कि सर एक प्रोफाइल भेज रहे हैं आपको लड़के की या लड़की की, ये प्रोफाइल देख के बताओ आपकी इसका वीजा लगेगा कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि भाई स्टूडेंट है, लीड आ रही है, सो वी शुड चेक इट एंड कन्वर्ट अकॉर्डिंगली। हम लोग फीडबैक दे देते हैं कि हाँ इसका वीजा लग सकता है। फिर वहां से आगे फर्दर इंक्वायरी नहीं आती, तो हम लोग ने कॉल बैक किया। हम लोगों ने पूछा कि भाई आपने फाइल नहीं भेजी प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशन। तो वहां से जो जवाब आया वो सुन के थोड़ा सा जो होता है ना मन खराब मन होना, खराब हो मूड गया। खराब हो हाँ, गया। हाँ। वहां से जवाब ये आया कि सर हम लोग तो शादी के लिए ना प्रोफाइल हाँ, असेसमेंट हाँ। करा रहे थे, अगर तो लड़की का आईएलटीएस जो स्कोर आया है प्रोफाइल उसमें अगर वीजा लग सकता है तो तभी शादी वहां रिश्ता करेंगे हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पैन इंडिया हम लोग जो बात करते हैं वहाँ कुंडली मिलाई जाती है, और पर्टिकुलरली पंजाब साइड, नदन हरियाणा साइड में वहाँ पे आईएलटीएस स्कोर और जो मतलब प्रोफाइल है लड़के की या बेसिक लड़के की क्राइटेरिया वो शादी देखा के लिए जाती है। होता है। बिल्कुल, वहां पे ये देखा जाता है कि इमिग्रेशन हो सकता है कि हाँ, नहीं। हाँ। चलिए, गुड। अच्छा सर, ये तो आपने हम लोग को बताया, एंड इसके साथ साथ एक पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि अभी रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट्स वहां से वापस भी आ रहे हैं छोड़ के, हुँ, हुँ। एंड उनका कहना है कि भाई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और भाई कनाडा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वहाँ जॉब नहीं मिलती? जैसे आप तो कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब उधर, हुँ। ये पॉइंट आप ये भी बताइए, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोर्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइएगा, कैसे आपका डेली स्केड्यूल रहता है, एंड किस तरह की प्रोफाइल्स होती है जिनको जॉब नहीं लग रही है वहाँ, थोड़ा सा हम लोगों को बिल्कुल सर। एनलाइटन कीजिए सर। सो मैं पहले बताता हूँ कि मैं अभी जॉब कहाँ पे कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं अमेज़न में जॉब कर रहा हूँ, और जो मेरा, अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो जो मेरा काम है वो एक स्कार्बरो में हमारा अमेज़न वेयरहाउस है। सो वहाँ पे मैं एज़ अ एसोसिएट काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे डेली जॉब्स यही होती है कि मेरी जो शिफ्ट होती है वो नाइट शिफ्ट होती है। तो वीकली मैं 35 आवर्स काम करता हूँ। अब तक मैं 35 कर रहा था, बट आई थिंक अब सितंबर से पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। तो मैं आई थिंक या तो 24 होगा या फिर 30 होगा, जो भी होगा वो भी अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। ओके। तो मेरा काम सिंपल यही होता है कि नॉर्मली अगर हमारी जॉब देखें तो अच्छा पे करती है अमेज़न। पहली बात तो अमेज़न बहुत अच्छा पे कर रही है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हो एज़ अ स्टूडेंट, तो अमेज़न में टारगेट करना सबसे बेस्ट रहेगा। और अच्छा पे करती है, काम इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कोई स्किल सेट चाहिए। आप नॉर्मल काम कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा था कि आप कोर्स के बारे में क्या शेड्यूल रहता है। जी। नॉर्मल कॉलेज 3 से 4 दिन रहता है। जनरली कॉलेज जो होते हैं वो आई थिंक, और कॉलेज जो होते हैं जो मैंने देखे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो नॉर्मली 2 दिन आपको क्लास में जाना पड़ता है, और 1 दिन आपके लिए आपको ऑनलाइन क्लास कर सकते हो आप। बट जो मेरा कॉलेज है वो उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको 3 दिन कॉलेज जाना पड़ेगा। लैम्पटन में जनरली ये देखा गया है कि आप 3 दिन कॉलेज जाते हैं और 1 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास होती है। ओके। ओके। और वहाँ पे क्लास का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। आप जब इंडिया में पढ़ते हैं हम, तो इंडिया में ऐसा होता है कि हम जनरली 1-1 घंटे की क्लास लगाते हैं, कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, तो हम 1-1 घंटे की क्लास लगाएँगे। 4 सब्जेक्ट की रोज़ 1 क्लास लगाएँगे। लेकिन कनाडा में थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे जाके जो मैंने देखा था, वो हमें एक साथ शॉक लगा था कि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 1 दिन आपका 1 सब्जेक्ट ही होगा, और वो 3 घंटे की क्लास आपकी एक साथ ही होगी पूरी। ओके। उसमें सिर्फ आपको बीच में आई थिंक टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको हाफ एन आवर गैप देता है या फिर 15-15 मिनट के 2 गैप देता है। तो अगर आपकी ऐसे होती है कि जनरली 1 दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो, तो 3 घंटे प्लस 3 घंटे, तो ऐसे पढ़ाते हैं वो। ओके। और आपने और क्वेश्चन। मैंने आपसे ये पूछा था कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब वापस आ रहे हैं छोड़ हाँ, के, और पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं लग रही उनकी, तो किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है वहां पर, और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई लोगों का कहना है। वापस तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। मेरी भी एक नोन थी, मतलब मेरे दोस्त की एक फ्रेंड थी, वो भी अभी रिसेंटली परमानेंट वापस आ चुकी है इंडिया आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि जॉब इसलिए नहीं है, एक तो जॉब में ये भी है कि कुछ कुछ तो थोड़ी स्टूडेंट की मिस्टेक होती है कि जब आप पार्ट टाइम जॉब ढूँढते हैं, तो वो फोकस नहीं करते कि किस तरह की जॉब ढूँढनी है। क्योंकि उस टाइम पर आपको अपना पूरे एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं कि आपको कितना खर्चा होगा, कैसे होगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो किसी भी तरह की जॉब ढूँढ लेते हैं। ओके। बट आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि एक बार आप अगर सेटल हो जाते हो वहाँ पे, आपको अगर थोड़ा ठीक लगता है कि भाई हाँ ठीक है, मेरी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है, मेरे पास जीआईसी भी है, और मेरे पास 5-6 महीने के लिए अगर मेरी जॉब चली जाती है, 2-4 महीने के लिए, तो मेरे पास इनफ सेविंग्स है कि मैं कर लूंगा। ओके। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि चाहे आप पे रेट आपका कम हो, लेकिन आप फोकस करो उसी फील्ड में जो आप कर रहे हो, उस फील्ड में पार्ट टाइम में जाने के लिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आप एचआर फील्ड में हो, तो आप कोशिश करो कि किसी के एज अ एचआर इंटर्न चले जाओ, या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए उसमें चले जाओ, या फिर आप आईटी में हो, तो आईटी में तो आपको स्टार्टिंग में पार्ट टाइम मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप फोकस करो कि अपनी उस टाइम पर अपनी स्किल बिल्ड कर लो। अब वो क्या करते हैं लोग कि आप पार्ट टाइम में आप लगे रहते हो, लेकिन अपनी स्किल बिल्ड नहीं कर पाते। तो जब आपका कोर्स पूरा होता है, तो
यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं, बट वहाँ पे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको खुद ही करना पड़ता है, आपको अपने नेटवर्किंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं होगी, प्रॉपर स्किल सेट नहीं होगा, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी वहाँ पे। लोग Okay. पार्ट टाइम के लूप में फंस जाते हैं और उसी लूप में रहते हैं, फिर वो ना ही अपनी कोई स्किल अपग्रेड करते हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा। बस जो आप पीजी डिप्लोमा कर लीजिए या फिर आप डिग्री कोई एमबीए कर रहा है, तो वो उसी के स्टिक करके रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। ओके ओके, तो सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं लग रही, जो जिनका फीडबैक रहता है, क्या मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच पहला, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या इसमें कुछ रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? जैसे फ्लुएंट इंग्लिश आना या इस तरह का कुछ इशू जिसके चलते लैक करते हैं स्टूडेंट्स, इस पे ग्राउंड रियलिटी का कुछ एग्जांपल वगैरह देके हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ आप कुछ डिटेल शेयर करिए। आई थिंक ये थोड़ा रोल मतलब थोड़ा ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, या फिर थोड़ा आपको प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनानी पड़ती है। ये एक एक टाइम तक आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, मगर जैसे कि आप अभी रेज्यूमे अपना ड्रॉप करके आते हैं, तो सब ऐसे, जब मैं पहली बार गया था तो मेरे से सबने बोला था कि आप अपना रेज्यूमे प्रिंट करो और उसको ड्रॉप करके आओ, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है। आप जाते हो, आप ड्रॉप करते हो, आपके पीठ, आप घूम के निकलते हो, आपके पीठ पीछे ही वो आपको फेंक देते हैं रेज्यूमे फाड़ के। ओके। हाँ, वो ड्रॉप, वो बिन में डाल देते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, मतलब कोई यूज नहीं होता। मैंने पर्सनली कम से कम 100 से 200 जगह जाकर ड्रॉप किया होगा, बट आज तक कोई कॉल नहीं आई है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी एक मैटर करती है, बट वो पर्टिकुलर जॉब के लिए करती है। फॉर एन एग्जांपल, आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो और वहां से आपको कॉल आती है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, क्योंकि आप जब इंटरेक्ट करोगे कस्टमर से तो आपकी देखते हैं। बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये, कुछ मैटर नहीं करता। आपके पास अगर रेफरेंस है तो आपकी जॉब लगेगी। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रेफरेंस भी एक ये नहीं होता कि आपको किसी ने बोल दिया कि मैं आपको रेफर कर दूंगा और आपकी जॉब लग गई, वो भी नहीं लगता। या तो आपको बहुत लक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने 8 महीने पूरा ट्राई किया, उसकी अभी रिसेंटली जॉब लगी है वॉलमार्ट में। ओके। और वो भी तब लगी जब उसके पास पूरा प्रॉपर एक रेफरेंस आया है। उसने 8 महीने में पूरा वो रेफरेंस बिल्ड करने में लगे उसको 8 महीने, तब जाके जॉब लगी। आप ये बोल दो कि आपको लोग ये बोलते हैं कि आप जाओ कनाडा जाओ, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, या फिर कहीं पे जाओगे, आप जाओ और आपको बोल दो मुझे जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगी आपको जॉब। आपको प्रॉपर रेफरेंस चाहिए। वॉलमार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपर रेफरेंस के उस पर ही चल रही है। अगर आपको वॉलमार्ट में जॉब चाहिए, या फिर और वॉलमार्ट जैसे फेडेक्स है, फेडेक्स में चाहिए, तो आपको प्रॉपर रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा ये हम लोग को गाइड कीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो कनाडा में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, सब कुछ अच्छा है, और अगर उसको रेफरेंस जनरेट करना, क्रिएट करना, बिकॉज नई जगह है, ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हुआ, तो ईजिएस्ट वे क्या है? क्या प्रोफेसर्स के पास जाएगा तो उनसे कुछ हेल्प मिल सकती है जो उनको पढ़ा रहे टीचर्स, या क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए रेफरेंस जनरेट करने के लिए स्टूडेंट्स को? तो सबसे इजी जो रेफरेंस का जो तरीका जो मुझे लगा है कि अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, तो जो पर्सनली मैंने भी किया था कि आप सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके ऊपर से आप अपने कनेक्शन बनाइए। प्रोफेसर्स कर देते हैं, टीचर्स करते हैं, बट वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप हर प्रोफेसर से जाके हेल्प नहीं मांग सकते। कोई कोई वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं जनरली, वो आपको ऐसे होते हैं कि वो अपना एक पार्ट टाइम पढ़ा रहे हैं आपको। वो कॉर्पोरेट में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पढ़ाने भी, आपको गेस्ट लेक्चर देने भी आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, वो ऐसे देने आते हैं। बिल्कुल। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनके वो क्लास के बाद आप उनके पास जाओ और उनसे रेफरेंस मांगो, और वो बोलते हैं नहीं करते। सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो मैंने किया था, मेरे साथ जब मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की थी, तो आप अपने कॉलेज देखिए, आप जो आपका कॉलेज है उसके बच्चों का, जो आपसे सीनियर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट आपके सीनियर्स हैं, आप उनको रीच आउट करिए। तो सीनियर्स जो होते हैं वो काफी इंडियंस बहुत मिलते हैं यहाँ पे। इंडियंस भी मिलते हैं, आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कॉलेज कहाँ पे। इंडियंस भी मिलते हैं और दूसरे कंट्री के लोग भी मिलते हैं, वहाँ पे कैनेडियन भी मिलते हैं और कंट्री के लोग भी आते हैं। तो उनसे आप वो करिए, जो वहाँ पे 1 साल से रह रहा है, 2 साल से रह रहा है, वो हमेशा वो 100% काम कर रहा होगा। और स्टूडेंट की एक पता होता है कि मैं भी जब 1 साल पहले नया आया था, तो मुझे भी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। तो वही लोग आपका रेफर करेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनली एक मेरा सीनियर था जिसको मैंने रीच आउट किया था, और उसने मेरी जेन्युइनली हेल्प की थी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत, आपने भी कहा कि भीड़ बढ़ गई अचानक कनाडा में, तो आपको क्या लगता है जो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गए हैं पास्ट में 2022 2023 में, एंड वहाँ जाके जो वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको जॉब भी नहीं लग रहे, अकोमोडेशन का भी क्राइसिस हम लोग को सुनने में आया कनाडा में, तो क्या आपको लगता है कि सारे ये प्रोफाइल्स जो थे वो मतलब जेन्युइन थे, या उनके स्किल अच्छे थे, या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था? कहीं कोई आपको ऐसा कोई केस लगता है कि मतलब कि कुछ फिशी है, इस तरह का कुछ अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें हमारे साथ? नहीं, सारी प्रोफाइल तो जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से देखी है, सारी प्रोफाइल तो बिल्कुल सही नहीं होती हैं। कुछ प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं कि
आप जब उनको बोलते हुए सुनते हो या फिर आप देखते हो कि भाई क्योंकि मैंने पर्सनली जब मैं इमिग्रेशन में था, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा था, जब मैं पहली बार गया था कनाडा, तो मेरे सामने एक एक स्टूडेंट था। वो जस्ट 12th करके आया था, लेकिन उसकी जो एज थी वो जो उसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे इमिग्रेशन में, तो उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, उसने मेरी हेल्प ली थी। तो मैंने जब उसका डॉक्यूमेंट्स देखे थे, तो उसकी एज मेरी खुद की एज 23 है, तो उसकी एज 22-23 के आसपास थी, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। बट जब मैंने उससे पूछा था कि आप यहाँ पे कौन सा कोर्स करने आए हो, क्या करने आए हो, और मतलब इंडिया में क्या किया था आपने, तो उसने मुझे बोला कि इंडिया में उसने भी 12th की है, जस्ट 12th स्कूल पास किया उसने भी, लेकिन उसकी एज थी 22। एंड प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम जो आप बता रहे प्रॉब्लम ये थी कि जब उसने इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड कराए, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि लाइक आप यहाँ पे कौन से कॉलेज में आए हो, कॉलेज क्या है आपका, कोर्स क्या है आपका, इंडिया में क्या किया था आपने, और आपका स्कोर कितना है इसका। जब ऐसे बात हुई थी उससे, तो उस पर वो आंसर नहीं हो पाया था, बस वो इतना बोल पा रहा था कि माई नेम इज दिस एंड दिस एंड माई कॉलेज इज दिस। इतना उसने अपना कॉलेज का नाम, माई कॉलेज नेम इज दिस, माई नेम इज दिस, बस इतना एक वो लाइन थी, बस वो उसको रिपीट करे जा रहा था वो। और वो इंडिया में क्या करने आया था, क्या क्या किया था उसने, उसको वो नहीं पता। यहाँ पे बस वो क्या करना आया था, उससे पूछा था कि आप यहाँ कौन सा कोर्स करने आए हो, ग्रेजुएशन में क्या करना आए हो, तो सिर्फ वो एक चीज रिपीट कर रहा था कि एग्रीकल्चर, ओके एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ओके। और उसका आइल्स का स्कोर जो था वो 6.5 था ओवरऑल। अच्छा। हाँ, एंड वो मतलब कम्युनिकेशन उसकी कम्युनिकेशन नहीं थी उसकी, मतलब एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है प्रॉपर, सेंटेंस फॉर्मेशन भी उसकी नहीं हो पा रही थी। तो ऑफिसर को उस पर डाउट हुआ था, तो उसको ऑफिसर ने उसको साइड लाइन कर दिया था कि आप इधर आ जाओ, उससे बात की थी। और जो और लोग थे उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा था। तो जो एक जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो ऑफिसर भी जब दिन रात देखते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ फिशी है, कहाँ पे क्या है, बिल्कुल, तो वो उनको रोकते हैं। तो ऐसी भीड़ बहुत बढ़ रही है। अब ऐसी भीड़ जो बढ़ रही है, उसमें क्या होता है कि जो लोग जेन्युइन होते हैं, उनको जॉब करने में प्रॉब्लम आती है, उनको जॉब करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आप जॉब लिमिटेड है। अगर 10 जॉब है, 10 में से आप 5-8 लोग तो जेन्युइन, 2 लोग ऐसे आ गए हैं कि जिनको कुछ आता नहीं है, तो 2 किसी ऐसे की जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो डिजर्विंग बंदा होगा, उसकी जगह वापस ले लेते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और आपने एक क्वेश्चन और पूछा था हाउसेज का, हाउस अकोमोडेशन क्राइसिस हो रही है। अकोमोडेशन क्राइसिस इसलिए हो रही है क्योंकि कोविड के बाद एक साथ जो प्रोसेस था, वीजा प्रोसेस उन्होंने बहुत ज्यादा लीनियंट कर दिया था। तो बहुत लोग चले गए थे। अब उसमें जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बोलना नहीं आ रहा लोगों को, लेकिन वो भी चले गए थे। फिर स्पाउसल वीजा भी किया था। अभी वो लोगों ने, अभी वो गवर्नमेंट जो रूल चेंज कर रही है, तो बैन कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि जो हाउसेज, जो वहाँ अकोमोडेशन जो वहाँ पे इतनी है नहीं, वहाँ पे अभी उस हिसाब से प्लानिंग थी नहीं, और जो कैंडिडेट्स थे वो ज्यादा आ गए हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग कनाडा की जैसे बात करें, कनाडा में जब एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, SOP लगता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो मेरे को जो शक होता है, वो लगता है कि उस चीज को, उस लूप होल को एक्सप्लॉइट किया गया, और वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं भी ठीक थी, समहाउ कहीं किसी गलत तरीके से आईएलटीएस का लेट्स से स्कोर कार्ड अरेंज हो गया किसी का, या कुछ हो गया। कुछ ना कुछ हुआ है। कौन क्या कर रहा है, बिकॉज हर तरह की प्रैक्टिसेस रोज सुनने को मिलती है इंडस्ट्री में। तो उस तरह का कुछ केस जो आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो लग रहा है। गुड सर, गुड। अच्छा, जो एकोमोडेशन क्राइसिस है, आपने बताया कि अचानक से बहुत लोग आ गए। कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं क्या टोरंटो में या किसी पर्टिकुलर शहर में, जहाँ पे ज्यादा क्राइसिस या ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है इंडियन स्टूडेंट्स की या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की? भीड़ तो ज्यादा ऐसे बहुत एरियाज हैं कि जहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि जो हमने भी सुना होगा, और जो लोग अगर इसकी कनाडा जाने की जो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ब्रैम्पटन को। ब्रैम्पटन तो वर्ल्ड फेमस है, बच्चे बच्चे को पता है ब्रैम्पटन जाना है, ब्रैम्पटन जाना है। ब्रैम्पटन का एक ऐसा भी नहीं है कि ब्रैम्पटन बेकार है, बट ब्रैम्पटन का जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि बच्चे चूज करते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा ये होता है कि वो बहुत चीप होता है कंपेरेटिव टू, अगर आप डाउनटाउन की तरफ रह रहे हो, टोरंटो में डाउनटाउन की तरफ रह रहे हो, अगर आप स्काब्रो में रह रहे हो, स्काब्रो में आप एक बेसमेंट, अगर आप 1 बेसमेंट में आप रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, 2 लोग एक रूम में रह रहे हैं, तो आपको समवेयर अराउंड 600 आपको पे करनी पड़ेंगे। $600 आपको कैट पे करना पड़ेगा, प्लस यूटिलिटीज आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेंगी। लेकिन ब्रैम्पटन में वही चीज आपको 400 में मिल जाएगी। तो वो जो 200 है, वो आप अपनी ग्रोसरी के लिए कर सकते हो, यानी कि आप 600 में आप पूरा आपका रहना, ग्रोसरी का सब कुछ हो जाएगा ब्रैम्पटन में। यहाँ पे वो चीज आपको 800 में पड़ेगी। और वहाँ पे ये जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या सिस्टम? जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों को लगता है कि ब्रैम्पटन में ज्यादा इंडियन है और आपको वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाएगी, लेकिन नहीं है ऐसा। क्योंकि मेरा जो, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, वो खुद स्काब्रो में है। वो वहाँ से अगर आप देखोगे तो ब्रैम्पटन से काफी लोग आते हैं, मतलब मेजोरिटी लोग जो होते हैं ब्रैम्पटन से ही आते हैं। और जो ये सबसे ज्यादा जो लोग दिक्कत प्रॉब्लम है, और ये आई थिंक सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को, इसमें भी आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका कॉलेज होता है नॉर्थ यॉर्क में, उनका कॉलेज होता है डाउनटाउन टोरंटो में, लेकिन वो रह रहे हैं ब्रैम्पटन में। और वहाँ का जो रूट होता है, उसमें ये है कि आपको कम से भी कम आपको 2.5 से 3 घंटे का आपको ट्रेवल करना पड़ता है एक साइड से।
ओह माय गॉड, और वीक में थ्राइस अ हाँ वीक? थ्राइस। और वहाँ पे ये भी नहीं है कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इंडिया में कॉलेजेस होते हैं कि आपको शाम को 5 बजे आपका कॉलेज फ्री हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कॉलेज ऐसे होते हैं कि आपकी रात के 10-10 बजे क्लास चल रही है। ओके। क्योंकि आपकी कभी कभी क्लासेस क्या होती हैं, जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में जो होती है क्लासेस, सेकंड सेमेस्टर में नहीं होती, लेकिन जो जनरली फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस होती हैं वो शाम को 6 बजे स्टार्ट होती हैं और रात को 10 बजे खत्म हो रही हैं। तो आपके हिसाब से जो आप बता रहे हो, दिन का 3 घंटा, मतलब एक साइड का 3 घंटा, हाँ बोथ वेज 6 आवर्स, 6 आवर्स। 3 to 4 times इन अ वीक, तो ये हो जाता है 18 से लेके 24 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग टाइम। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, ये तो बंदा अगर कोई अपने पार्ट टाइम जॉब में ये टाइम इन्वेस्ट कर दे, वो हाँ लेजर वो समझ एक्टिविटीज में नहीं पाते फोकस कर स्टूडेंट, क्योंकि सकता है। अब उसमें वो एक साइड से अगर वो देखा जाए तो गो का भी लगता है और टीटीसी का लगता है, तो कम से भी कम अगर आप एक बेसिक करके चलें तो दिन का 7-10 डॉलर तो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 10 डॉलर वो खर्च कर रहे हैं वो, ओके। और वो टाइम भी जा रहा है वो। तो वो सोचते हैं कि हम $200 बचा रहे हैं ब्रैम्पटन में रह के, लेकिन वो बचा नहीं रहे, वो उनके एक्स्ट्रा जा रहे हैं, टाइम भी ज्यादा जा रहा है उनको। वो फिर ओके। अपना पार्ट टाइम पे जाते हैं, वहाँ फोकस नहीं कर पाते, वो फिर एक उसी स्पेस में, ब्रैम्पटन के उसी स्पेस में फंस कर रह जाते हैं कि वो फिर जॉब भी नहीं ढूंढेंगे वो। और अगर जॉब इधर ढूंढते हैं वो जहाँ पे कॉलेज होता है उनका, तो फिर कॉलेज और जॉब मैनेज करके फिर घर जाना वापस फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए पर्टिकुलरली वहाँ पे क्राइसिस ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए वहाँ पे देखा गया है कि ब्रैम्पटन में वो स्पेस जो है वो 2 लोगों का है, लेकिन वहाँ एक एक उसी स्पेस में 4-4 लोग रह रहे हैं। ओके, इसीलिए जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे कॉस्ट हो ऑफ जाती लिविंग नीचे हो जाती है, वो लोग शेयर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ पे जो ओनर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे घर बना के छोड़ दिए हैं। है। ठीक है। तो वो कभी आता नहीं है। और वहाँ पे और कनाडा में रूल भी ये है कि आपका जो ओनर होता है वो आपको बिना बताए आपके अंदर नहीं आ सकता, टेनेंट को ओके। बताना ही पड़ेगा 24 आवर्स बिफोर। अगर आपको आना है, अगर ओनर को घर में आना है विजिट करने के लिए, तो 24 आवर्स पहले बताना होता है। तो वहाँ पे ये बहुत ज्यादा, मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट है वो इसको, ये लूप होल है वहाँ पे, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि 2 का स्पेस लेंगे और $1000 में अगर ओनर से लिया, उसमें 4 लोग रख लेंगे वो, और फिर $1000 को डिवाइड करेंगे 4 लोगों में। ओके। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख गई है वहाँ पे। नहीं ठीक है, ये पॉइंट आपने जो हाईलाइट किया, आई थिंक ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, व्यूअर्स, उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सर ये बताइएगा कि जो कनाडा ने जो रूल चेंज किया है, इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो कनेडियन गवर्नमेंट दे रही है, वो आज के दिन में डिग्री प्रोग्राम्स को, यूजी डिग्रीज हो या पीजी डिग्रीज हो, उसको एग्जेम्पशन मिल जा रही है कि डिपेंडेंट ले जाना है तो मास्टर्स कर लो, एमबीए कर लो, तो आप साथ में डिपेंडेंट ले जा हम्म। सकते हो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप जो देखते हो, जो डिग्री प्रोग्राम्स करने वाले स्टूडेंट हैं, वो ज्यादा फायदा, बिकॉज आप जब गए थे तब तो रूल्स डिफरेंट थे, हाँ। तब तो डिप्लोमा में भी कोई इशू नहीं था, इक्वली गुड हम लोग मतलब रूल्स के हिसाब से मान के चल रहे थे। आज के दिन में जो रूल्स चेंज हुए हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दोनों तरह के प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है? पास्ट में क्या माइंडसेट था लोगों का, और अभी जो रूल्स चेंज हुए अभी क्या माइंडसेट है? और एक्चुअल में अगर डिग्री कोई कर रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है ओवर डिप्लोमा प्रोग्राम्स? देखो, अगर सर कोई डिग्री या डिप्लोमा में अगर वो देखता है तो डिग्री का थोड़ा अपर हैंड होता है, सबको पता है, लेकिन डिग्री का अपर हैंड वहाँ पे होता है जब आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे कॉलेज ऐसे भी हैं कि जिनको का किसी को नाम नहीं पता, लाइक लिटरली 2-2 रूम में कॉलेज चल रहे हैं वो, बिल्कुल। तो आपको नाम नहीं होता। और जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो कहते हैं कि आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको वहाँ कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा, आपके 2 कमरे की बिल्डिंग है, उसमें आप बैठ के क्लासेस चल रही हैं आपकी, उसमें कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, बस आपका नाम का एमबीए है। तो ओके। उसके ऊपर तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से, जैसे कि जॉर्ज ब्राउन है, लैम्पटन कॉलेज है, और जॉर्जियन कॉलेज है, कॉनेस्टोगा है, बहुत कॉलेज है उनके। आई थिंक अगर आप पीजीडीएम भी करोगे, तो पीजी डिप्लोमा करोगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और 2 साल का अगर आप प्रॉपर कोर्स करते हो पीजीडीएम डिप्लोमा का, तो वो बेनिफिशियल होता है। और अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है, तो डिग्री और डिप्लोमा में इतना कोई फर्क नहीं है। मतलब हाँ फर्क है, बट ऐसा फर्क नहीं है कि अगर आप डिग्री आप नॉर्मल उसी कॉलेज से कर रहे हो, और उसी कॉलेज के, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे लाइक जॉर्ज ब्राउन है या लैम्पटन है, आप वहां से करते हो, तो वहां से आपको कोप भी मिलता है। लाइक आपको 3-4 सेमेस्टर का अगर आपका पूरा कोर्स है, 3 सेमेस्टर आप पढ़ाई करो, उसके बाद अगर 1 सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप मिलती है। कोऑप के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा, इस इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं इसके बाद प्लीज। हाँ, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि डिग्री और डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है कि एक कैंडिडेट कैसा है। अगर वो डिजर्विंग है, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो आई थिंक अराउंड 80 के एनुअली या 90 के एनुअली लेके गए हैं, एनुअली पैकेज लेके गए हैं आफ्टर डिप्लोमा। और ऐसे भी हैं जो डिग्री के बाद एमबीए की डिग्री करी है, लेकिन वो अभी भी पार्ट टाइम जॉब में फंसे हुए हैं, वो अभी भी $17 $18 जो पर आवर का जो रेट था, उसी पे ही काम कर रहे हैं डिग्री करने के बाद भी। ओके। तो डिपेंड करता है कैंडिडेट की स्किल्स पर, उसने कितने अच्छे अपनी 2 साल के अंदर मार्केटिंग की है, कितनी अच्छी अपनी स्किल अपग्रेड करी है, डिपेंड करता है उस पर। ठीक है सर, तो थोड़ा सा सर ये हम लोग को बताइएगा कि कोऑप क्या होता है एग्जैक्टली, जो आपने हाँ, हाईलाइट किया था, उसका क्या बेनिफिट है? को बेसिकली
हर कॉलेज नहीं देता, हर कोर्स में नहीं होता कोप। कोप जनरली आपको ये होता है कि आपको, जैसे कि मुझे जो मेरा कोर्स है उसमें कोप है, तो मैं कोप एलिजिबल हो गया हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको 4 सेमेस्टर का आपका कोर्स होता है, 3 सेमेस्टर में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है कॉलेज में जाने के बाद जाके, और 1 सेमेस्टर के लिए आपको कोप मिलता है। कोप इज जस्ट लाइक इंटर्नशिप, कि आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है। जी। और कोप में डिफरेंट ये होता है कि आपको एक लिमिटेड कोप भी होता है, एक आपको फुल टाइम कोप होता है। तो लिमिटेड जो होता है वो होता है आपको 4 मंथ्स के लिए, जो आपका एक सेमेस्टर पीरियड होता है। लेकिन जब आप, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कभी आपको 4 महीने का मिलेगा, कभी आपको फुल टाइम मिल जाएगा। तो कोप में जस्ट ये है कि एक कॉलेज का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 2 सेमेस्टर में आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, लाइक आउट ऑफ 4 जीपीए यू हैव टू स्कोर समथिंग अराउंड 2.8 और समथिंग। तो अगर आप इतना स्कोर कर जाते हो 2.8 2.9 जीपीए, जो कि एक इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2.8 जीपीए लाना 4 से ज्यादा कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। तो अगर आप इतना स्कोर कर जाते हो 2.8 2.9 3 जीपीए कर जाते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो कोप के लिए। फिर क्या होता है कि आपकी कॉलेज में कंपनीज आती हैं, और जब कंपनीज आती हैं तो वो आपका एक जस्ट बेसिक, जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट होता है इंडिया में, ऐसा ही इंटरव्यूज होता है। उसके ऊपर आपको, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा था, कंपनी आपको शॉर्ट टर्म कोप दे या लॉन्ग टर्म कोप दे। अगर लॉन्ग टर्म कोप है तो लॉन्ग टर्म कोप इज जस्ट लाइक कि आपका प्लेसमेंट हो गया, आपको फुल टाइम का वहां पे काम मिल गया है। वेरी नाइस, हाँ, प्री प्लेसमेंट ऑफर। हाँ, जस्ट लाइक प्लेसमेंट ऑफर, कि आपको 4 महीने के लिए वो मिलेगा आपको। जो आपके टॉपिक्स होते हैं कि यू हैव, मतलब एक 4 टॉपिक होगा, लाइक मेरा सप्लाई चेन है तो मुझे 4 टॉपिक मिलेंगे कि आपको कोप के टाइम पे इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे काम करना पड़ेगा, वो कंपनी मुझे देगी वो। तो मुझे एक जस्ट लाइक प्रोजेक्ट मिलता है 4 महीने का, वो पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये कोप होता है। तो सर थोड़ा सा मेरे को और पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताइएगा। जैसे कि आप इतने टाइम से वहाँ पे हो, आपके फ्रेंड्स हैं, तो पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि देखिए मैं खुद भी यूके से पढ़ा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैंने भी पार्ट टाइम जॉब की, मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोस्टली जितनी कंट्रीज होती हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, माइंडसेट थोड़ा सा वहाँ एम्प्लॉयर्स का सेम होता है। तो आप जब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो कहीं आपको कुछ ऐसा फेवरिज्म टाइप का फील हुआ कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रीजन के लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ज्यादा फेवर कर रहे हो, या इस तरह का कुछ आपको देखने को मिला? हाँ, बिल्कुल मिलता है ऐसा देखने को। और ये तो मैंने पर्सनली फील किया है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो वहाँ पे काफी आउटलेट्स होते हैं, लाइक रेस्टोरेंट ओनर्स काफी इंडियंस हैं, रेस्टोरेंट ईटिंग ओनर हो जॉइंट्स गए। वगैरह? हाँ, रेस्टोरेंट ओनर हो गए, पिज्जा आउटलेट्स हो गए, सबवे आउटलेट्स हो गए। तो उनके जो ओनर हैं वो काफी इंडियन हैं, जो मतलब आपसे 20 साल 30 साल पहले जाके वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो आप वहाँ पे अपना रिज्यूमे लेके जाते हो तो पर्टिकुलरली आपसे आपका वो पूछते हैं कि लाइक आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। आप अगर आप इस कम्युनिटी से, फॉर एग्जांपल आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। एरिया बेसिकली, हाँ, रीजन। कम्युनिटी लाइक एरिया, जनरली लाइक एरिया, आप इस एरिया से आते हो, आपको ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, तो वो आपको देंगे जॉब। लाइक उसकी जो आउटलेट है, जो स्टोर है, वो प्रॉपर डाउनटाउन में है या प्रॉपर इसमें स्कार्बरो में है, नॉर्थ यॉर्क में है, जहाँ पे लाइक मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, पूरी प्रॉपर इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन उनका जो क्राइटेरिया होगा, उनका ये होगा कि अगर आप इस एरिया से आते हो, ये आपको लैंग्वेज आती है, तो हम आपको जॉब देंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि हम इन्हीं लोगों को हायर करते हैं। ओके। तो वहाँ आप ना ही वो आपका रेज्यूमे देखते हैं, ना ही आपका इंटरव्यू होता है, बस वो इसी बेस पर। मतलब ये इंडियन एरियाज में से ही कुछ? ये इंडियन ही करते हैं, जनरली इंडियन ही करते हैं। ओके। क्योंकि मैं देखा है कि जो एम्प्लॉयर अगर आपका इंडियन है, आपका एम्प्लॉयर, आपका मैनेजर अगर इंडियन है, तो वो जनरली आपको इस वे में ही ट्रीट करेगा। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपका एम्प्लॉयर कैनेडियन है, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो प्रॉपर उसको फॉलो करेगा। हाँ, वो प्रॉपर उसको फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो पे रेट होगा वो मिलेगा। और ये भी देखा गया है कि कहीं कहीं जगह पे जो होता है कि लाइक जो बेसिक पे चल रहा है, आई थिंक वो 15.5 समथिंग चल रहा है अभी। जो बढ़ने वाला है अभी अक्टूबर में 17 समथिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो आपका मैनेजर है, वो आपका इंडियन है। लाइक जनरली रेस्टोरेंट्स में होता है, और जगह नहीं देखा, रेस्टोरेंट्स में होता है, या जैसे सबवे आउटलेट्स हो गए, या वहाँ पे जैसे कि पिज्जा का बहुत बड़ा आउटलेट है, पिज्जा। तो वहाँ पे ये जनरली 3-4 जगह देखा जाता है कि अगर आपका जो ऑनर है वो इंडियन है, तो वो आपको 12, 11, $10 पे काम दे रहे हैं वो। मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। और वर्किंग आवर्स भी ज्यादा होते होंगे। हाँ, 40 आवर्स काम कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जब आप कैश में काम करते हो तो आपके आवर्स काउंट नहीं होते। आप आवर्स काउंट नहीं कर सकते कि आप कितने कर रहे हैं। तो अब जब किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को वो कम पैसे देंगे, तो कोशिश करेगा कि मैं 40 की जगह 60 घंटे काम कर लूँ, ताकि मैं कवर अप कर लूँ। उसमें क्या होता है, कॉलेज भी उसका सफर करता है, वो खुद सफर कर रहा होता है, रात भर काम करता है वो। $10 $12 में आप काम करोगे, आपको अगर 20 घंटे आप 30 घंटे काम कर रहे हो, तो आप हार्डली कुछ सेव कर पाओगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं, हाउसेस प्राइसेस हो रहे हैं आप। तो वो बहुत ज्यादा मतलब लूप होल, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो यहाँ की जो पर्टिकुलरली जो हमारी मतलब जो इंडिया से गए हुए लोग हैं, वो ज्यादा, जो पहले जो इंडियंस वहाँ सेटल्ड एनआरआईज हैं, सेटल्ड एनआरआईज नए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं
उनको चीप लेबर समझकर हाँ, एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं, और वेज जो है वो जो गवर्नमेंट का जो रूल है कनाडा का या उससे जिस भी बहुत कंट्री कम में, देते हैं, लाइक उससे बहुत 5 से कम 6 देते हैं। लाइक अभी 15 चल रहा है नॉर्मली। अब किसी भी आप वॉलमार्ट में जाओगे तो वॉलमार्ट आपको बेसिक पे करता है 7 एंड समथिंग, 17 एंड हाफ समथिंग पे करता है। हम्म। आप अमेज़न जाओगे तो आपको अमेज़न 22 पे कर रहा है। लेकिन आप मैं काम कर रहा हूँ, लाइक अमेज़न अच्छा पे कर रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ, मेरा दोस्त है वो काम कर रहा है $10 पे काम कर रहा है वो। अभी पीछे करीब करीब आप मान के चले 2.5-3 महीने पहले की न्यूज़ थी कि बहुत ज़्यादा कनाडियन गवर्नमेंट परेशान है उन लोगों से जो कि स्टडी रूट में जाते हैं और असाइलम रूट सीक कर लेते हैं। एंड करीब करीब 1000% ग्रोथ देखा गया ऐसे केसेस में लास्ट लेट्स से 5 to 6 years हुँ, में। हुँ। तो ये कौन लोग होते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, और इंडियंस भी हैं क्या इसमें जो असाइलम सीक कर रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, ये इसमें सर इंडियंस भी हैं, और ये बिल्कुल एक बिल्कुल जो न्यूज़ थी बिल्कुल फैक्ट के बेस पे आई थी वो। क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी लोग वहाँ पे ऐसे हैं कि जब जाते हैं तो वो स्टडी परमिट पे जाते हैं। लेकिन 1 साल बाद देखते हैं तो उसका पीआर हो जाता है, ओके। और मतलब वो सेटल्ड हो जाता है। जब बाद में चीज़ें खुलती हैं, बाद में चीज़ें पता चलती हैं, तो पता चलता है कि उसने असाइलम सीक कर लिया। क्या होता क्या है असाइलम सीक करना? असाइलम सीक जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपना नॉलेज में मैंने देखी है वहाँ पे, जनरली लोग ये बोल देते हैं कि किसी भी एक इन्फ्लुएंशियल बंदे की, लाइक अगर सपोज करो कि मैं एक दिल्ली से आता हूँ, तो मैं दिल्ली से किसी भी एक इन्फ्लुएंशियल बंदा, आई थिंक वो किसी भी पार्टी का एमपी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनसे एक लेटर लिखवा लेते हैं वो कि मैं ऐसे ऐसे मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था अपने यहाँ पे कंट्री पर, और ऐसे ऐसे एक्स वाई जी रीजन से मेरी जो लाइफ को थ्रेट है यहाँ पे मेरी ओके, कंट्री में। इंडिया में उनको हाँ, इंडिया से इंडिया में थ्रेट थ्रेट है उनको, और इसलिए मैं कनाडा में असलम सीख करना चाह रहा हूँ। ओके। वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है कि वहाँ पे बहुत मतलब वहाँ पे लॉयर्स की पूरी लॉयर्स की टीम है, लाइक मतलब आपको ऐसे लॉयर्स 1000 मिल जाएंगे वहाँ पे। आप एक कॉन्टैक्ट करोगे, आपको 1000 लॉयर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपके फेक डॉक्यूमेंट बना देंगे, बस आप उनको थोड़े से पैसे पे करो, और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है वहाँ पे। वो क्या करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेंज करा देते हैं वहाँ पे। जो है आप वहाँ पे जाओगे, लॉयर्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और आपको एक लेजिट एक स्टडी परमिट से आपको असाइलम सीक करा देते हैं वो। उसमें क्या ओके होता है, ओके उसमें बेनिफिट ये होता है असलम सीख करने का कि आपको आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक $2000 समथिंग आपको मंथली मिलता है। ओके, स्टाइपेंड काइंड ऑफ स्टाइपेंड कुछ। मिलता है गवर्नमेंट तरफ से, कैनेडियन ओके, गवर्नमेंट तरफ से, प्लस कंपनसेशन बोला जाए हाँ बेसिकली। टाइप ऑफ वो, प्लस उसके साथ साथ आपको $2000 का एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ओके। जो कि गवर्नमेंट बोलती है बैंक से देने के लिए। लाइक सीआईबीसी बैंक है, काफी बैंक है जो देते हैं। और बैंक की ये प्रॉब्लम भी है, ये काफी न्यूज भी आई है, और मैंने पर्सनली देखा भी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बैंक में काम करते हैं, तो मैंने देखा भी है कि वो उन्होंने बताया कि जो अगर हम हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हमको पे करना होगा, जब अगर हम कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो हमको उसके बिल पे करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बैड डेट हो रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं, वो असाइलम सीख करते हुए होते हैं, क्योंकि उनको 2-2 हज़ार की लिमिट दे रखी है, और वो पैसा पूरा विड्रॉ करते हैं, $2000 विड्रॉ करते हैं, $2000 उनको गवर्नमेंट देती है, लाइक मंथली उनको $4000 मिल रहे हैं। तो ना ही वो काम करते हैं, फिर क्राइम भी बढ़ता है इससे, और बहुत ज्यादा ये जो रूट है, बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ के लोग, और उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें कुछ लोग जो अफगानिस्तान साइड कंट्री जो आती हैं, कुछ वैसे कंट्रीज भी हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे अभी करंटली वॉर चल रहा है अभी, ओके, तो वहां से लोग भी आते हैं। यूक्रेन है, रशिया। रशिया है, फिलिस्तीन है, तो काफी लोग उधर से भी आते हैं। ओके ये भी है। ओके। एंड अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, अगर आपको किसी का केस पता हो जिसने असाइलम सीख किया हो, क्या उस तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह थोड़ा कमजोर होती है, या वो वहाँ पे उनको लगता है कि पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, या यहाँ से ही गलत तरीके से गए होते हैं, ज्यादा कुछ इस तरह का? ज्यादातर वही होते हैं जिनको लाइक जिनके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है, और जिन एजुकेशन भी जिनकी यहाँ से इतनी अच्छी नहीं है, और जिनको ये डाउट लग रहा है कि आपको काम नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैंने देखा है कि अगर आपके पास पीआर है, तो पीआर है तो आपके पास एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के आपको पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर आप जॉब के लिए जाते हो, तो अगर आप ड्राइविंग के लिए जाते हो, या उबर के लिए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, या फिर आप किसी भी वेयर हाउस में किसी वेयर हाउस में अप्लाई करते हो, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ओके तो आपका एक अपर हैंड होता है अगर आपके पास पीआर है। तो इसलिए वो असाइलम सीख करते हैं ताकि उनको जल्दी जल्दी पीआर मिल जाए, क्योंकि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो अपना प्रॉपर एक लेजिट तरीके से पीआर ले पाए, वो पॉइंट सिस्टम जो है पूरा प्रॉपर उस पॉइंट को फॉलो कर पाए वो। ओके। तो आपने जो ये पॉइंट बताया, इससे उबर वर्ड आपने यूज किया, अभी रिसेंट ईयर्स में इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी मैंने देखा कि एक डेथ हुई है, और मेरे रिलेशन में ही स्टूडेंट थे, वो वहाँ पे पार्ट टाइम उबर यूज टू ऑपरेट। तो उबर में और इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा न्यूज आती है कि इंडियन स्टूडेंट गए वहाँ, 1 साल हुआ या 2-3 साल हुआ, 4 साल से वहाँ रह रहे हैं। एक आध स्टूडेंट के और भी केस आए थे हमारे पास जो कि पीआर हो चुका था उनका, लेकिन उबर चलाते टाइम उनकी डेथ हो गई। मतलब क्या रीजन है इतने एक्सीडेंट्स होने का?
जो सर मुझे लगता है वो मेन रीज़न ये है कि जब लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे हम्म, जाके, तो वहाँ पे कैटेगरी होती है लाइसेंस की, लाइक G1, G2 और G लाइसेंस। ओके तो आपको पहले G1 अप्लाई करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल टेस्ट होता है आपका। ओके तो आपका वो हर कोई कर सकता है, उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यूज टिक करने होते हैं, 40 एमसीक्यूज आते हैं, वो टिक करने ओके होते हैं, ओके आपका वो क्लियर हो जाता है। ओके बट जो जी लाइसेंस होता है उसके लिए आपको G2 फिर उसके बाद आपको G2 लेना पड़ता है, फिर जी लेना पड़ता है। बट लोग क्या करते हैं जनरली, जो स्टूडेंट करते हैं, वो यहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर बनाते हैं और वहाँ जाके वो सीधा G1 के बाद वो सीधा जी देते हैं। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रखी है कि वो लोग जो करते हैं वो अपना ना प्रोविंस चेंज करते हैं, सिटी चेंज कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कार्बरो में रह रहा हूँ, तो अगर मुझे जी लाइसेंस देना है तो मुझे टेस्ट प्रॉपर देना होगा उसका। ओके उसके लिए मुझे हाईवे पर गाड़ी चलानी होगी, सब ओके कुछ प्रॉपर टेस्ट होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हाईवेज नहीं है, ओके वो एक छोटा सिटी पकड़ते हैं कि वो 2 दिन की अपने किसी भी अपने कॉलेज से छुट्टी ले लेंगे, अपना काम से छुट्टी ले लेंगे, लेकिन वो 2 दिन ऐसी जगह जाएँगे कि जहाँ पे हाईवेज नहीं है। ओके अब वो वहाँ पे जाके टेस्ट देंगे नॉर्मल जगह पे, वहाँ पे इतना ओके ट्रैफिक नहीं होता, इतना रश नहीं होता। ओके तो वहाँ पे वो जनरली पास कर जाते हैं। लाइक ओके 99% 90% लोग वहाँ पे पास कर जाते हैं। एक पर्टिकुलर जगह ले रखी है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा उस सिटी का नाम। वो जनरली उस हर कोई उसी सिटी में जाता है ओके अपना जी का टेस्ट देने के लिए। वो वहाँ पे जाके लाइसेंस लेते हैं, लेकिन जब उनको चलानी होती है तो प्रॉपर आते हैं हाईवेज पे। तो जब प्रॉपर हाईवेज पे आके गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे लोग जो होते हैं वो रूल्स में थोड़ी दिक्कत होती है, रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते और उस चक्कर में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। ओके तो इसलिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लाइसेंस लेने का तरीका जो होता है वो थोड़ा लोगों ने उसमें लूपहोल्स ढूंढ रखे हैं। और वो lenient दूसरे है बहुत। हाँ दूसरे स्टेट में जाते हैं, स्टेट आई थिंक दूसरे सिटीज में जाते हैं, छोटे सिटीज में जाते हैं जहाँ पे इतना रश नहीं होता, वहाँ इसीलिए वहाँ पे टेस्ट दे देते हैं। ओके और वहाँ पे सबसे बड़ा एक और भी है कि वो 1 हफ्ते पहले चले जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि 1 हफ्ते वो उसी उनको पता हो जाता है कि मेरा यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, तो वो 1 हफ्ते ही किसी भी एजेंट को पकड़ेंगे, वो उसी रूट पे वो प्रैक्टिस करेंगे। जब ओके 1 हफ्ते उसी रूट पर प्रैक्टिस करोगे तब टेस्ट में आप उस रूट पे चला जाओगे गाड़ी, आप नॉर्मल गाड़ी चला लोगे। लेकिन जब आप हाईवे पे आते हो तो वहाँ पे डिफरेंट होता है, पूरा प्रॉपर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और हाईवे पे चलाने पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका ये चीज़ें होती हैं कि आपको रूल्स नहीं पता, आप गाड़ी आपकी क्रैश कर जाती है किसी चीज़ में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं वो आई थिंक इस रीजन से ज़्यादा सबसे एक्सीडेंट होते हैं। मे बी ये मतलब लेस एक्सपीरियंस होता है ड्राइवर्स को और उनको लाइसेंस हाँ मिल जाता है। हाँ, ये भी होता है क्योंकि वहाँ पे राइट एंड लेफ्ट का भी ये है कि आप इंडिया में वहाँ पे राइट एंड लेफ्ट की होती है, हम राइट हैंड ड्राइविंग करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ओके समझने में। एंड उबर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगता है इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पर, या जो इंडियंस जाते हैं? उबर इसलिए अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि एक तो वहाँ पे सबसे जो ईजी है, गाड़ी लेनी बहुत ईजी है। ओके अगर आपको कार परचेज करनी है, आपके पास एक जीआईसी होती है। अब तो करंटली में अब तो गवर्नमेंट $20,000 जीआईसी ले रही है। बिल्कुल तो जीएसटी आपके बढ़ पास गई। बैंक में बैलेंस होता है, प्लस आप थोड़ी एक दो महीने आप अगर जॉब कर लो कहीं पे, तो आप इजीली एक गाड़ी निकाल सकते हो। तो आप अगर नई गाड़ी लेते हो तो बाई वीकली आपको $300 पड़ जाएगी आपको। तो सबसे ईजी इसलिए काम होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो स्टूडेंट जाते हैं वो सोचते हैं कि आराम से कंफर्टेबली गाड़ी में बैठेंगे, आराम से ओवर चलाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अगर 20 घंटे भी ओवर चलाएंगे तो, या 40 घंटे भी ओवर चला रहे हैं अगर वीकली, एक वीक में 40 घंटे चला रहे हैं, तो इजीली हम 2500 तो इतना बना ही लेंगे। ओके ओके अब बाई वीकली अगर 2500 बना रहे हैं वो, और बाई वीकली उनकी जो ईएमआई जा रही है वो 300 जा रही है, प्लस अब नई गाड़ी ले रहे हैं, अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, और मान लो कि 200-250 उनका इंश्योरेंस भी हो गया, तो अगर 2500 कमाएंगे, अगर वो 500 अगर वो एक्सपेंसेस में दे रहे हैं और बैठ के कमा रहे हैं, तो कोई ज्यादा कुछ काम नहीं करना, तो इसलिए आई थिंक उबर उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बट आई थिंक अब उबर ने भी कर दिया है, उबर भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लाइसेंस उसने बंद कर दिए देने अब। अच्छा हाँ, वो थोड़ा पहले हर किसी को मिल जाता था कि आप गाड़ी लो, आप आपके पास लाइसेंस है, आपको उबर लाइसेंस सीधा मिल गया, उबर ईट्स कर लो, आप उबर डिलीवरी कर लो। बट अब उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कर रखे हैं, अब हर किसी को नहीं मिल रहा है उसमें, थोड़ा अब वो देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है। और अब उबर में भी पैसे कम हो चुके हैं क्योंकि ओके ड्राइवर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। पहले 10 ड्राइवर्स होते थे, अब उसी प्लेस पे 50 ड्राइवर खड़े हैं, तो आपको दिन की राइड कम मिल रही है। पहले 50 राइड मिलती थी, अब आपको 10 राइड ही मिल रही है दिन में, तो अब वो भी कम हो गई। तो जो लोग गाड़ी ले रहे हैं उन्होंने गाड़ियां ले ली बड़ी बड़ी, लेकिन वो पछता रहे हैं क्योंकि उनकी जो ईएमआई वो नहीं पे हो पा रही है पूरी पूरी। ओके तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से? अगर लेट्स से इंडिया से कुछ न्यू स्टूडेंट जा रहे हैं, कोई ऐसा स्किल सेट डेवलप करके जाएं, कुछ ऐसा सीख के जाएं यहाँ से जिसके थ्रू लेट्स से कि वो फ्रीलांसिंग कर सके, या कुछ ऐसा कर सके कि अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो सके, पढ़ाई तो हुई और साथ में कमाई भी करें और लोड थोड़ा उनके ऊपर कम पड़े लॉन्गर रन में। इस तरह का कुछ अगर आप आइडिया दे सकते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, कोई दोस्त हो आपके जो इस तरह का कुछ कर रहे हो? जैसे कि स्किल्स तो काफ़ी होती हैं अगर आप कर पाओ तो। जैसे कि अगर यहाँ से कोई जाते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ से जब जाने से पहले उसको पता था कि मैं 1 साल बाद जा रहा हूँ कनाडा, तो उसने यहाँ पे एक बार्बर शॉप पे गया, उसने अपनी स्किल्स
सीख ली यहाँ पे कि एक मतलब नॉर्मल हेयर हेयर ट्रिम, स्टाइलिंग। हाँ हेयर स्टाइलिंग कैसे करते हैं, हेयर ट्रिम कैसे करते हैं, शेव और बियर्ड को ट्रिम कैसे करते हैं, इसमें वो ओके, सीख लिया। क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती हैं कि आपको, अगर आपको हेयर ट्रिम कराना है तो आपको $40 $50 आपको पे करने पड़ते हैं अगर एक आप, बार में। हाँ एक बार में, लाइक ओके, $40 लाइक आपको ₹3000 आपको पे करने पड़ेंगे, 2400 ₹3000 आपको पे करने पड़ते हैं एक बार इतने में में बाल तो कटाने के मैं लिए। साल भर बाल कटा लूं। हाँ इतने में साल भर बाल कटा लो यहाँ पे। हाँ, तो वो यहाँ से सीख के चला गया। अब उसने वहाँ पे जाके क्या किया, उसने वहाँ पे जाके नॉर्मली अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें अपने कॉलेज के स्टूडेंट को ऐड किया, कुछ जैसे हम मिले, हमको ऐड किया, कुछ हम मेरे फ्रेंड थे मैंने उनको ऐड कर दिया। तो ऐसे करके उसने 100-200 लोग उसमें ग्रुप में ऐड कर लिए। तो अब वो प्रॉपर कुछ नहीं करता, वो प्रॉपर अपॉइंटमेंट होते हैं उसके कि मैं उसको लोग फोन करके बुलाते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाओ, बाल काट दो हमारे आके, या ट्रिम कर दो या स्टाइल कर दो, कुछ भी कर दो। वो बाहर जाते हैं, आपको $50 देने पड़ते हैं, आप उसको वो हेयर ट्रिम और बियर्ड ट्रिम सब कुछ करेगा, वो आपको $30 में। वेरी तो नाइस। सीधा सीधा आपको $20 बचते हैं, प्लस वो घर आके करता है। आप रात को 12 बजे बुलाओगे, 12 बजे आएगा। तो ऐसा करके वो इजीली बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, वो स्किल कर रहा है। एक मेरा दोस्त है दूसरा, वो उसको थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। ओके, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, आपको नॉर्मल जाना है, आपको सिर्फ नॉर्मल आपको जो हम जनरली हम कर लेते हैं, लाइक हम बल्ब चेंज कर लेते हैं, कोई हमारा सॉकेट होता है उसको रिप्लेस कर लेते हैं हम, ओके, वही काम वहाँ पे जनरली होता है। बस वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हर चीज का सर्टिफिकेशन मांगते हैं, ओके, तो आपको वहाँ पे जाके सर्टिफिकेशन करने होते हैं चीजों के, आपको वो मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिशियन के काम में वहाँ पे बहुत पैसा है, आप दिन के $1000 भी कमा सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिशियन में जा रहे हो, आप 200 भी कमा सकते हो। तो इलेक्ट्रिशियन में वहाँ पे काफी पैसा, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास जो है वो आपके पास, आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हो। मतलब जनरली हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे, भाई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा, क्या करें क्या नहीं करें। और आप जो एग्जांपल्स बता रहे हो, जो बच्चे स्किल्स सीख के गए, लोग उनको खोज रहे, भाई आओ हमारा काम करो और हाँ पैसे लेके हाँ जाओ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आप डिमांड है, वहाँ पे इन चीजों की डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ऐसी लड़कियां भी देखी है मैंने वहाँ पे, जो मेरी फ्रेंड वहाँ पे जो वहाँ पे ऐसे करी हैं कि वहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती है, ओके। और वहाँ पे लंच की प्रॉब्लम सबको है कि आपको प्रॉपर ऑथेंटिक वो रोटियां नहीं मिलती हैं जो आप ढूंढते हो। तो काफी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी 2 महीने पहले गई हैं, 2-3 महीने पहले गई हैं, उन्होंने प्रॉपर अपना लंच का सिस्टम स्टार्ट कर लिया है। ओके। वो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि ठीक है, हमको बाहर से आपको, जैसे जनरली मैंने जो देखा है वहाँ पे आपको अगर लंच लगाना है, नॉर्मल वेज 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 टिफिन लगाना है, तो आपको $150 to $180 मंथली पे करने पड़ते हैं। ओके। और वो हफ्ते में, मतलब वो मंथ में 20 डेज आता है, क्योंकि वो वीक में 5 दिन आएगा, सैटरडे संडे नहीं आएगा वो। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिंपल 2 सब्जियां होती हैं, 4 रोटियां होती हैं, और एक बाउल में वो चावल होते हैं। ओके। वो लड़कियां बोल रही हैं कि भाई हमें एक काम करो, आप 150 मत दो, हम आपको जो हम अपना खाना बना रहे हैं वही खाना हम आपको बनाएंगे, उसमें से हम खा रहे हैं, उसी में से आप खाओ, बस आपको जाके पिक करना है वहां से। क्योंकि वो नए नए गए हैं तो उनके पास पिक एंड ड्रॉप की वो फैसिलिटी नहीं है अभी, जो आपको ड्रॉप कर जाए घर पे आके। वो सिंपल कहती है कि हमको आप 150 की जगह 50 दे दो, 150 की जगह 180 की जगह $80 दे दो। मतलब जैसे टिफिन सर्विसेज हाँ, होते हैं इंडिया अब वो में। 80 करके कमा रहे हैं ना, सिर्फ उनको बना के रखने होते हैं। आप अपना अपना प्लास्टिक का बोल जो होता है, या तो उनसे बोल दो वो पैक कर देंगे, या फिर अपना टिफिन ड्रॉप कर दो उनके पास। एक टिफिन आप पिक करो, दूसरा टिफिन उसके पास छोड़ दो, वो आपको अगले दिन पैक कर दो, आपको उससे ले आओ, जो एक दिन पहले लेगा आप उसको वहां पे उल्टा दे के आओ वापस, वो ऐसे कर देंगे। तो अगर काम करोगे तो काम के लिए जगह है काफी अगर आप करोगे, बट यही है कि अगर आप एक चीज के पीछे पड़ जाओगे कि नहीं मैं तो इसी में ही करूंगा, इसी में बैठूंगा, ऐसे करूंगा, या फिर आपको स्किल सेट लेके नहीं जा रहे आप, या फिर आपके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, आपने रिसर्च ही नहीं करा, किसी ने बोल दिया, इंस्टाग्राम पे आपने रील्स देख ली, वहां से बोल दिया कि ऐसे जॉब मिल जाएगी, या वहां से चले जाओ वहां जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा जॉब नहीं मिलेगी वहां पे। बिल्कुल। जो आपने इंस्टाग्राम की रील बोली, उससे मुझे एक क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो 1 महीना पहले 2 महीने पहले कनाडा जाते हैं और वो वायरल हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू गाइड पीपल कि आप वीजा ऐसे अप्लाई करो, ये करो वो करो, एंड वो लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो इस तरह के, मतलब क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या आप कहना चाहोगे? वो लोग क्या करते हैं कि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि मतलब अब तो 1000 अकाउंट बना दिए लोगों ने कि कनाडा, किसी किसी नाम से बना देते हैं कि दिस इन कनाडा, ये इन कनाडा, नॉलेज सब कुछ बता देते हैं, और उनको हार्डली 4 महीने 5 महीने, मुझे खुद 1 साल हुआ है अभी, मुझको नहीं पता कि पीआर कैसे मिलेगा। मुझको सिर्फ अपने बारे में पता है कि अगर मैं इस कोर्स को करूंगा तो मुझे इस कोर्स के इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और मेरी स्किल सेट ये, इस स्किल सेट में इतना अगर मैं करूंगा तो मुझे पीआर मिल सकता है। ओके। मुझको नहीं पता कि हेल्थ केयर में क्या चल रहा है, मुझको नहीं पता कि उस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। हर किसी की अपनी ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड अलग होता है, हर कोई अलग बैकग्राउंड से आया हुआ है, मुझे किसी का नहीं पता। लेकिन वो क्या होते हैं, किसी को 4 महीने में, किसी को 6 महीने में अकाउंट खोल लिया है, वो सिर्फ ऐसी चीजें बताते हैं, अट्रैक्टिव चीजें बताते हैं कि जो सामने वाला जो व्यूअर है उसको अट्रैक्ट करेगा वो। एग्जैक्टली। तो अब उसमें क्या होता है कि अब आप जब वो रील देखते हैं, हम जब मैं भी यहाँ पे था तो मैं भी वो रील देखता था, तो मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, अब आप उस ऐसे जाएंगे वहां पे, ये चीज आप रेज्यूमे ड्रॉप करो, उससे 4 बातें ऐसे करो, आपकी जॉब लग गई। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशंस वो हाई कर देते हैं।
मैंने ऐसे ऐसे रील्स देखी हैं कि आपको बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे जॉब एजेंसी है, यहाँ पे जाओ, आप अपना रिज्यूमे ड्रॉप करो, 2 दिन में आपकी जॉब लगवा देंगे। अच्छा। कुछ नहीं होता वहाँ पे, कोई कुछ नहीं होता कि आप जाओ ड्रॉप करो, अगर आपकी किस्मत में होगी तो आपकी जॉब लग जाएगी। एक लक फैक्टर भी होता है, बट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि आप जाओ और वहाँ पे रिज्यूमे ड्रॉप करो और वो बोलेगा कि ऐसे ऐसे बोलो और आपको जॉब मिल गई है। कुछ ऐसे जॉब नहीं मिल रही, ना कोई पीआर के पीछे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग सिर्फ जाते ही पीआर के पीछे भागते हैं, एजुकेशन पे फोकस नहीं नहीं होता। करेंगे, वो सिर्फ पीआर पे ही करेंगे। लोग पीआर के लिए प्रोविंस चेंज कर जाते हैं, अपनी अच्छी खासी स्टेबल जॉब को छोड़ेंगे, वो ऐसी जॉब को पकड़ेंगे कि अच्छा अगर इस जॉब को करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी सेक्टर में हो, लोग क्या बोल देंगे इंस्टाग्राम पे जो बैठे हैं, वो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं आईटी में आपको 4 साल लगेंगे, आपको आईटी में इतना स्कोर करना पड़ेगा, जब आपका इतना स्कोर होगा इतना मिलेगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम करोगे और 1 साल बाद आप वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे, तो कंस्ट्रक्शन में आपका जो है वो पीआर हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो बंदा बना देंगे। वो आईटी से छोड़ कर चला जाएगा। वो आईटी में जो पढ़ने आया था वो आईटी में फोकस नहीं करेगा, वो आईटी में पढ़ने आया था, आईटी पे फोकस करने आया था, लेकिन वो कॉलेज टाइम में वो कंस्ट्रक्शन चला जाएगा। ओके। उसकी डिग्री पूरी हो गई है, उसका डिप्लोमा पूरा हो गया है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोला है कि 1 साल आप कंस्ट्रक्शन में काम कर लो, ये लाइसेंस ले लो कंस्ट्रक्शन का, 1 साल बाद आपका पीआर हो जाएगा सीधे। एग्जैक्टली। तो उस वाले फील्ड में ज्यादा घुसे हुए हैं, इसलिए जो लोग होते हैं वहाँ पे, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग बाद में फिर ये करते हैं कि शिकायत करते हैं कि भाई हमें अपने सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही, उनको इसलिए जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वो उस फील्ड पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। आईटी में का बंदा कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, ऐसे काम करते हैं वो। मैं अब आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगा मंजीत जी, कि जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि कनाडा जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज में माना जाता है, तो ये तो यहाँ सुनते हैं, वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है? और इसके साथ साथ क्राइम तो पहले आप हमारे को बताइए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो इंटरनेशनल न्यूज इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप को भी लेके उस पर भी बात करेंगे। तो प्लीज पहले क्राइम रेट और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दीजिए हमारे को। क्राइम के बारे में सर बात करें तो जो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि कनाडा वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है कि बिल्कुल मतलब वहाँ पे आपको कुछ क्राइम देखने को नहीं मिल रहा है। क्राइम वहाँ पे काफ़ी है, और क्राइम आई थिंक जो हमसे जो पहले लोग रह रहे हैं, जो उन्होंने बताया है कि पिछले 5 साल में बढ़ गया है, लाइक आफ्टर कोविड और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आफ्टर कोविड क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा आए थे, पॉलिसीज बहुत लीनियंट कर दी थी, हर कोई आ रहा था। फिर ऊपर से जब से ये असाइलम वाला रूट जो ओपन हुआ है, जब से बहुत चल रहा है, रेफ्यूजीज बहुत आ रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं, अकोमोडेशन प्रॉब्लम चल रही है, हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लोग सड़कों पे सो रहे हैं, होमलेस सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है वहाँ पे। आप प्रॉपर डाउनटाउन में देखोगे, आप प्रॉपर एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, लेकिन उनके नीचे आप देखोगे कि एक आदमी है वो जो अपना नशा करके पूरा प्रॉपर उसमें अल्कोहल के उसमें प्रॉपर नीचे पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता, कपड़े ऐसी हैं, मतलब होमलेस सिचुएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। बिल्कुल। क्योंकि और होमलेस के साथ साथ एक चीज हो रहा है कि ड्रग्स बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ, ड्रग्स का लाइक वहाँ पे काफी चीजें बहुत लीगल हैं, जो इंडिया में लीगल नहीं है, वहाँ पे जाके बहुत लीगल चीजें हैं ये। और जब आपके पास अब वो होमलेस जो होते हैं, वो यही चीज करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंड बहुत होती है, तो क्या करते हैं, वो अपने ड्रग्स ले लेके वो रास्ते पे लेटे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, तो उनका यहाँ पे मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं लोग। वो जब आप नशे करते हो तो आप मेंटली अनस्टेबल होते हो, तो इस चक्कर में क्या होता है, वेपन बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको। अच्छा। हाँ, वेपन एक्सेस बहुत इजी है, सबको पता है, वो तो क्या यूएस में यार, कोई एग्जांपल या कोई इंसिडेंट उसके बारे में भी बताइए। हाँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं स्टार्टिंग, आई थिंक मुझे 2-2.5 महीने हुए थे, तो मैं सबवे में था। तो सबवे में जब मैं जा रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे वो किसी और काम के लिए गए थे, तो निकल गए थे। आई थिंक रात के 11 बज रहे होंगे, 11 साढ़े 11 क्या, और आई थिंक हार्डली 10:30 आसपास ऐसे कुछ टाइम था रात को। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है, तो आप कोई वेपन आप कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ चेकिंग नहीं होती। तो मैंने खुद ही, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि मैं ऐसे प्रॉपर ऐसे बैठा था मैं, और एक आदमी आता है, और उसने प्रॉपर मेरे सामने वेपन निकाल के मुझे कुछ बोला था कि लाइक आपको यूज करना है, डू यू वांट टू यूज दिस थिंग, ऐसे करके उसने प्रॉपर ये चीज बोली थी। और वो लाइक हार्डली 4 से 5 सेकंड के मेरे उस पर खड़ा था वो, बिल्कुल। वो अगर उसके ट्रिगर पे उंगलियां थी, मतलब कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। वो तो सही था कि किसी ने क्या हुआ कैसे हुआ, सब वो ट्रेन रुकी वहाँ पे, वो पुलिस आई, उसको वहाँ से उसको उठा के ले गई है। तो ये इंसिडेंट भी है। फिर आप वहाँ पे बोलते हैं कि आप किसी भी होमलेस से बातें मत करो, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा मतलब एक बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि ड्रग्स के ऊपर पूरा यूज होता है, ड्रग्स लेकर रखते हैं, तो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस चक्कर में वहाँ पे क्राइम बहुत बड़ा हुआ है। फिर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं कि जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि भाई आप 9 बजे के बाद यहाँ पे मत जाओ। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर मैं नाम ले सकूँ तो फिंच एंड जेन। ओके। तो वहाँ पे आपको बोला, हाँ, फिंच एंड जेन, ओके। वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे आपको बोलते हैं कि भाई इस एरिया में आप मत जाओ बिल्कुल भी रात के 8-9 बजे, क्योंकि 8 बजे तक आई थिंक समर में वहाँ पे धूप होती है, मतलब ठीक ठाक विजिबिलिटी होती है। रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद वहाँ पे मत जाओ। वहाँ पे कोई उबर ड्राइवर जो होता है वो आपकी राइड नहीं लेता है,
अच्छा। इतना बुरा माहौल है वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक तरह के कम्युनिटी है बस वहाँ पे, वो रहते हैं वहाँ पे। ओके, किसी और कंट्री के लोग हाँ, किसी ज्यादा। और कंट्री के लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पे। आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है, लाइक जब मैं गया था तो मेरे से भी बोला गया था स्पेसिफिकली कि आप उस एरिया में मत जाना। रात के टाइम पर? हाँ, रात के टाइम के दिन के टाइम में मत जाना आप। दिन के टाइम भी अच्छा। अगर जितना आप उससे बच सको आप उस एरिया से बचो, वहाँ पे मत ही जाओ आप वहाँ पे। मतलब फैमिली के साथ तो पॉसिबल ही नहीं, अकेले भी मत जाओ। पॉसिबल नहीं, फैमिली के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है रात में जाना, और अकेले जाना है तो बिल्कुल मत जाओ। कहीं पार्ट टाइम जॉब भी मिल रही है वहाँ पे तो लो ही मत। अगर आप करना ही है तो आप कोशिश करो कि दिन की कर लो अगर उस एरिया में मिल रही है आपको तो। चलो सर, इसके साथ अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 4-5 मंथ्स में इंडिया कनाडा के जो रिलेशनशिप्स रहे हैं उसके बारे में, कि वहाँ पे जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज़ रही है कि कनाडा का इंडिया से इशू चल रहा है, पर्टिकुलरली खालिस्तान को, सेपरेटिज्म को लेके। तो इस पे वहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी है? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, या यहाँ से कुछ आपको ऐसे स्टूडेंट कभी मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को, या क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें, क्या अंडरस्टैंडिंग है ऐसा बेसिकली? प्रॉब्लम तो नहीं आई है क्योंकि जो रूल्स हैं वहाँ पे, जो 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 लॉ है वहाँ का वो काफ़ी अच्छा है। लाइक आप वहाँ पे अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो यहाँ पे नहीं है। जैसे आप यहाँ पे करते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो काफ़ी वायलेंट हो जाता है प्रोटेस्ट। लेकिन बिल्कुल। वहाँ पे वायलेंट नहीं होता। मतलब आपको अगर कुछ भी बोलना है तो अगर वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो एक वो अपनी एक लिमिट होती है, पुलिस होती है प्रॉपर। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखो, कुछ भी रखो आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। और ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, काफ़ी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमारे पास, जैसे लाइक हमारे कॉलेज में भी मेरे साथ भी बैठते हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको ऐसे कोई सच ऐसा कोई आपको कोई थ्रेट नहीं है लाइफ को कि आपको कोई पकड़ के बोल देगा, कुछ बोल देगा, कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट है, उसकी साफ साफ गाइडलाइंस है कि आपको अपना प्रोटेस्ट करना है पीसफुली। आप अपना कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, आपको एक स्पेस दिया जाएगा, लेकिन आप किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते वहाँ पे। तो किसी से आप, मारपीट नहीं हाँ, करनी। मारपीट नहीं कर सकते। और वहाँ पे हर प्रोटेस्ट में आपको पुलिस दिख जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंपेयर, अगर आप कंपेयर करते हैं इंडिया से या किसी और कंट्री से, जहाँ की कंट्री से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कंपेयर करते हो आप, तो वहाँ का जो प्रोटेस्ट होता है वो वायलेंट नहीं होता है। ओके। अगर नॉर्मल वे में करेंगे वो एग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन एग्रेसिव उनकी टोन होती है। वो बोलेंगे, आपको उनसे कुछ बोलना है आप बोल सकते हो, नहीं बोलो तो आप अपना चुप अपने काम के लिए निकल जाइए। तो आपको ऐसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप ऐसा कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है और आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको कोई पीट देगा या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके। ये चीज़ तो है। जैसे इंडिया में हम लोग मीडिया में देखते हैं, बहुत बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस चीज को। इस टाइप का कुछ सुनने को आपको कभी मिला उधर, या कुछ एक्सपीरियंस रहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस खालिस्तान मूवमेंट, इस तरह का कुछ? बिकॉज ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, जो हाँ, मीडिया में दिखता है वो मैं नहीं, थोड़ी एक तो हाईलाइट ये कर भी रहा होता है कि थोड़ी मीडिया हाइप कर देती चीज़ों को, हूँ। ओके। कि चीज़ें थोड़ी हाइप कर दी, लाइक अगर होगा थोड़ा बहुत तो ज़्यादा हाइप कर देती उस चीज़ को। बीच में 1-2 इंसिडेंट हुए थे कि जहाँ पे ऐसा लगा था कि आप, ऐसा लगता है कि अभी बीच में 1-2 किलिंग हो गई थी वहाँ पे, तो ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है सपोर्ट कर रही है। ओके। बट ऐसा आई थिंक, अब इतना डिटेल में तो, इन डिटेल तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, मुझे भी खुद 1 साल हुआ है, 1 एग्जैक्टली। साल से वहाँ रह रहा हूँ मैं भी। बट पर्सनली आपको प्रॉब्लम नहीं आई नहीं, इससे? पर्सनली ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे काफ़ी काफ़ी अच्छे लोग भी मिलते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे वहाँ पे, जो आई थिंक सपोर्ट जो करते हैं। सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो पंजाब से भी हैं काफ़ी, लेकिन पर्सनली बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे कुछ वो नहीं आती। एग्जैक्टली। और अगर जिसको भी प्रोटेस्ट करना है, कल को मुझे भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो वहाँ पे इतनी फ्रीडम है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप कल को मैं ही किसी के साथ अल्ट्रा एग्रेसिव हो जाता हूँ या वायलेंट हो जाता हूँ, तो उसके लिए थिंग्स विल गवर्नमेंट, गो हाँ, अगेंस्ट यू। हाँ, अगेंस्ट भी जाएंगी वो चीज़ें। वो नहीं होना हमको बस। एग्जैक्टली। और कुछ पॉइंट जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में से हम लोगों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जो उनके लिए हेल्पफुल रहे, और कोई इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहेंगे? बस मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको कनाडा जाना है या फिर आपको किसी भी कंट्री में जाना है, मुझे कनाडा का पता है, मुझे और कंट्री का नहीं पता। सबसे पहले ये करो कि किसी के भी, मतलब किसी के ये मत जाओ कि कोई अगर आपको जाना है तो किसी के बोलने में मत जाओ कि कनाडा आ जा, या फिर कनाडा नहीं आ। अब आपको लोग भी बोल रहे हैं कि कनाडा मत आओ, ऐसा करो, एक काम करो, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या किसी और कंट्री चले जाओ। लेकिन अगर जहाँ भी जा रहे हो सबसे पहले अपनी रिसर्च करो प्रॉपर। ठीक है। और जो सबसे बड़ा है कि वो आता है कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ और है यहाँ से। आप यहाँ पे किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे कोई जॉब भी कर रहे हो और वहाँ पे जाके आप कंप्लीटली चेंज कर देते हो चीज़ों को, ठीक फिर है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप वहाँ पे जाके आपको चीज़ समझ नहीं आती है फिर। सेट है। हाँ, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं कि यहाँ से जा रहे हैं वो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कॉलेज में कर रहे हैं, वो 1 साल उस कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर जाकर कॉलेज चेंज कर देते हैं अपना। तो अब कॉलेज ये भी कर रहे हैं कि कॉलेज अब जो है रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि अगर आपने एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया
तो आप 2 साल के जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं होती है, डिप्लोमा पूरा नहीं होता, आप पोस्ट चेंज नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि बहुत से बच्चे भी करते हैं कि जाके अभी 1 साल पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, कॉलेज नहीं जा रहे, कोर्स चेंज कर दिया। तो जो भी जहाँ भी जाओ अपना पहले रिसर्च करो प्रॉपर पूरी, उसमें रिसर्च करने के बाद जो भी आपका पर्टिकुलर फील्ड हो उसी फील्ड में जाओ। ये नहीं करो कि आईटी से हो तो किसी और में चले जाओ, यहाँ पे बैंकिंग में आप काम करो, वहाँ पे जाकर आप एग्रीकल्चर में चले जाओ, किसी ने बोल दिया कि एग्रीकल्चर में यहाँ पे डिमांड है तो एग्रीकल्चर में चले जाओ। प्रोग्रेशन शो होनी चाहिए। हाँ, प्रोग्रेशन शो होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे सेटल भी होना है तो फिर आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, पिछला पास्ट में आपने क्या काम किया, कैसे किया है, एग्जैक्टली। तो वो पूरा उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। फिर आपको प्रॉब्लम आती है पीआर में, आपको 100 चीज़ें और प्रॉब्लम आती है। तो इससे बढ़िया इतना ये है कि जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उसमें करो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी में जल्दी स्कोप है, किसी में जल्दी ग्रोथ हो जाती है, किसी सेक्टर में, आपके सेक्टर में ग्रोथ बहुत धीरे होगी लेकिन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप उसमें हेल्थ सेक्टर में जा रहे हो तो ही ग्रोथ मिलेगी, तो ही पीआर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए, थैंक्स अलॉट आपको मंजीत जी, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को और इतना मतलब इंसाइटफुल एक सेशन हमारे साथ किया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कनाडा की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में पता चलेगा। एंड आगे भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जो रियलिटी है, उससे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को अवगत करा सकें। तो मंजीत जी, फिर से आपको मैं थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सो मच सर। एंड आपको आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मंजीत जी से भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। विल ट्राई कि इनके थ्रू भी जो आंसर आता है हम लोग आप तक जरूर पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।